हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर की सीरीज में 17 और 18 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी लंबी है क्योंकि 2 दिन की क्लास है और कंटेंट भी इसमें अच्छा है। तो देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025। दूसरा है विश्व विरासत दिवस 2025। तीसरा है पहली बार चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तरीय एजेंटों का प्रशिक्षण। अगला है 18 अप्रैल 2025 को IGNCA में संस्कृति पर प्रधानमंत्री के भाषणों के संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय का लोकार्पण। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 में GEM के माध्यम से 1.30 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का बीमा। अगला है 5 सशस्त्र बल कर्मियों को सैन्य टोही अन्वेषण और साहसिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार। अगला है मे ज्ञान 25। नेक्स्ट भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6। अगला है PM विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव। अगला है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM के अंतर्गत मेसर्स सिस्टम 5S प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक विशेष अग्निशमन सूट का विकास। नेक्स्ट है सीडोट और स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा मल्टी कोर फाइबर पर भारत के पहले क्वांटम कुंजी वितरण का सफल परीक्षण। अगला है वित्तीय खुफिया इकाई भारत और भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य बेहतर समन्वय और सूचना आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को CERN में एक बड़े आयन कोलाइडर प्रयोग एलिस पर कार्य के लिए मूलभूत भौतिकी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार। अगला है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को हर महीने की 28 तारीख को जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल हैंडलूम एक्सपो। अगला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली 2024 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 97वें स्थान पर। अगला है भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मध्य नई दिल्ली में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा कॉन्क्लेव 2025। अगला टॉपिक है भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई के नाम की सिफारिश। अगला है महाराष्ट्र द्वारा नवी मुंबई में DPS वेटलैंड फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा द्वारा पहली बार विधायी प्रारूपण पर 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 13 देशों के प्रतिनिधियों के लिए अध्ययन दौरे की मेजबानी। नेक्स्ट है सेंट्रल रेलवे द्वारा अपनी तरह के पहले कदम के तहत मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM शुरू किया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला द्वारा सुलभ डिजिटल हेल्थ केयर के लिए ई-सेहत ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के CM फडणवीस द्वारा अमरावती हवाई अड्डे और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वां स्थान। नेक्स्ट है तेलंगाना ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। अगला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा AI के माध्यम से प्रशासनिक परिवर्तन के लिए IBM टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है आमिर खान को चीन में मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। अगला है भौतिक विज्ञानी दार्शनिक रंजीत नायर का निधन। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। अगला है तमिलनाडु द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी को हराकर सौरभ कोठारी बने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन। और लास्ट टॉपिक है 40वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025। तो ये प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व हीमोफीलिया महासंघ द्वारा की गई थी। इसकी थीम सभी के लिए एक्सेस, महिलाओं एवं बालिकाओं का भी रक्तस्राव होता है, ये इसकी थीम है। ठीक है, एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, ये इसकी थीम रखी गई है। हीमोफीलिया है वो एक दुर्लभ गंभीर वंशानुगत रक्तस्रावी विकार है जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 प्रोटीन जो रक्त के थक्के जमने और जमाव के लिए आवश्यक कारक हैं की खराबी के कारण होता है, जिससे रक्त के जमने में असामान्यता होती है। इसमें खून के थक्के नहीं जम पाते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है,
और पुरुष हैं उससे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि ये बीमारी है वो अक्स गुणसूत्र से जुड़ी होती है। ठीक है, अगला टॉपिक है विश्व विरासत दिवस 2025। तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, इकोमोस की 60 साल की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख। ठीक है, ये इसकी थीम है। इस दिन की शुरुआत 1982 में इकोमोस स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा की गई थी। 1983 में यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। ठीक है, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया गया। ठीक है, और भारत इसमें वर्ष 1977 में शामिल हुआ। अक्टूबर 2024 तक 196 देशों में 1223 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 952 सांस्कृतिक है, 231 प्राकृतिक हैं और 40 मिश्रित कैटेगरी के अंदर है। भारत के विश्व धरोहर सूची में टोटल 43 स्थल हैं। कितने हैं? 43 स्थल हैं, जिनमें से सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं वो 35 हैं और प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है वो 7 हैं और मिश्रित विश्व धरोहर स्थल 1 है। ठीक है, और यूनेस्को की जो एक संभावित सूची होती है उसमें भारत के टोटल 62 स्थल हैं। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 17 मार्च 2025 को लोकसभा में बताया गया कि तेलंगाना में मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल किले, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और मौर्य मार्गों के किनारे अशोक के शिलालेख स्थल, ये कई राज्यों में फैले हैं। 64 योगिनी मंदिर, ये भी कई राज्यों में है और उत्तर भारत में गुप्त मंदिर, ये भी कई राज्यों में है। इन 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, तो उसकी जो संभावित सूची है, जो अस्थायी सूची है, उसमें टोटल इनको मिला के 6 को मिला के 62 स्थल हो गए हैं। अगला टॉपिक है पहली बार चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तरीय एजेंटों BLA का प्रशिक्षण। ये भारत निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा बिहार में आगामी चुनाव के मद्देनजर 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े राज्य के लगभग 280 बूथ लेवल एजेंटों को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IIIDEM नई दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने इस तरह की पहली बार ये पहल की है जिसमें बूथ लेवल एजेंट है उनको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। BLA को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक है 18 अप्रैल 2025 को IGNCMA संस्कृति पर प्रधानमंत्री के भाषणों के संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय का लोकार्पण हुआ है। ये किसने किया है? तो ये जूना अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज द्वारा किया गया है। इसकी प्रस्तावना राम बहादुर राय द्वारा लिखी गई है और इसका संकलन है और डॉक्टर प्रभात ओझा द्वारा किया गया है। अगला टॉपिक है वित्त वर्ष 2024-25 में GEM के माध्यम से 1.30 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का बीमा किया गया है। ठीक है, तो सरकारी खरीद के लिए भारत का सबसे बड़ा ई-मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस GEM द्वारा स्वास्थ्य, जीवन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी को कवर करते हुए 1.30 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का बीमा किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में GEM ने 1 मिलियन मैन पावर संसाधनों की भर्ती को भी अंजाम दिया है। इस 1 मिलियन लोगों की भर्ती भी इसके द्वारा की गई है। ठीक है, और जनवरी 2022 में GEM पर बीमा सेवा श्रेणी शुरू की गई थी। देखते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसे संक्षेप में GEM के नाम से भी जाना जाता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट है वो इसके थ्रू खरीद और बिक्री करती है। ये पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में दक्षता, पारदर्शिता और गति को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सरकारी खरीद के लिए है। अगला टॉपिक है
5 सशस्त्र बल कर्मियों को सैन्य टोही अन्वेषण और साहसिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 16 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में आयोजित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल अवार्ड समारोह के दौरान प्रदान किया। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं विंग कमांडर डी पांडा, ये भारतीय वायुसेना के हैं। दूसरे हैं EAR राहुल कुमार पांडे, ये भारतीय नौसेना के हैं। और वर्ष 2024 के लिए 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं CHEAR रामरतन जाट, ये भारतीय नौसेना के हैं। दूसरे हैं सार्जेंट झूमर राम पूनिया, ये भारतीय वायुसेना के हैं। और तीसरे हैं निमास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स दिरांग, अरुणाचल प्रदेश के निदेशक कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। 3 जुलाई 1888 को स्थापित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संस्थापक मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकाप मैकग्रेगर की स्मृति में दिया जाता है। अगला टॉपिक है मे ज्ञान 25। तो ये क्या है? ये भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के गठन और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के नौसेना भवन में यह आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा किया गया। यह सेमिनार इस वर्ष के WMO दिवस के विषय प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बांटना के अनुरूप आयोजित किया गया था। ठीक है, तो WMO दिवस 14 अप्रैल को जो मनाया गया था, ठीक है, उसकी थीम थी प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बांटना, और इसी सब्जेक्ट पे ये सेमिनार आयोजित किया गया। तो मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान उपग्रह डेटा अभिलेखे के अंदर भारतीय नौसेना, ठीक है, तो इसकी स्थापना की घोषणा भी इसमें की गई। मोसडेक इन, इसका शुभारंभ भी इस सेमिनार में किया गया। तो इसकी स्थापना किन किन संगठनों ने की है? तो वेब सेवाओं, नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान निदेशालय DNOM और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SEC अहमदाबाद द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अगला है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास DSLIC-6। तो ये 16 से 28 अप्रैल 2025 तक विदेशी प्रशिक्षण नोड ओंद पुणे में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, एक संयुक्त अभ्यास है। DSLIC-6 एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित होता है। ठीक है, और उसका जो पिछला संस्करण था, 5वां जो संस्करण था, वो अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के तरमेज जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है, अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के तरमेज जिले में आयोजित किया गया था। अगला टॉपिक है PM विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME भारत सरकार द्वारा 16 अप्रैल 2025 को महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय बारीपदा मयूरभंज ओडिशा में आयोजित किया गया। ठीक है, PM विश्वकर्मा योजना के बारे में देखते हैं। तो इसको 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है और इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल विकास, वित्तीय सहायता और टूल किट के साथ सहायता प्रदान करना है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय SC/ST हब। ठीक है, तो इसको अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, बाजार संपर्क और प्रौद्योगिकी और ऋण तक पहुंच के माध्यम से SC/ST उद्यमियों को सशक्त बनाना है। तो भारत का जो MSME क्षेत्र है उसमें 6.25 करोड़ से अधिक उद्यम शामिल है और 26.7 करोड़ व्यक्तियों को 70 करोड़ व्यक्तियों को ये रोजगार प्रदान करता है। 26.70 करोड़ व्यक्तियों को भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और निर्यात में लगभग 45% से अधिक का योगदान देता है। MSME सेक्टर है इंडिया का वो। अगला टॉपिक है भारत तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM के अंतर्गत मेसर्स सिस्टम 5S प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक विशेष अग्निशमन सूट का विकास। ठीक है, तो एल्यूमिनाइज्ड कोटेड ग्लास फैब्रिक, ओपन ऑक्सीडाइज्ड पॉलीएक्रिलोनिट्राइल नॉन वुवन बेटिंग और FR फ्लेम रेजिस्टेंस विस्कोस फैब्रिक का उपयोग करके इसको विकसित किया गया है। इन पदार्थों का उपयोग किया गया इसमें और इसको EN 1486 जो एक यूरोपीय मानक है
जो एक यूरोपीय मानक है जो अग्निशामकों के लिए सुरक्षात्मक कपड़ों की आवश्यकताओं और परीक्षण विधियों को निर्दिष्ट करता है और ISO 15338 मानकों के अनुसार इसको विकसित किया गया है। इसका उपयोग अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, रक्षा बलों, तेल और गैस उद्योग, एरोस्पेस और विमानन, बिजली संयंत्रों और थर्मल उद्योग आदि द्वारा किया जाएगा। अगला टॉपिक है सीडोट और स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा मल्टीकोर फाइबर पर भारत के पहले क्वांटम कुंजी वितरण का सफल परीक्षण। किन किन के द्वारा? सीडोट और स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो मल्टीकोर फाइबर तकनीक एक ही फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है, जिससे भौतिक स्थान और बुनियादी ढांचे की लागत में काफी बचत होती है। ठीक है, जो QKD है उसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। सुरक्षित संचार विकसित करने का एक तंत्र है। ये क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक गुप्त कुंजियों को वितरित और साझा करने का एक तरीका प्रदान करता है। क्रिप्टोग्राफी सुरक्षित संचार तकनीकों का अध्ययन है जो केवल संदेशों के प्रेषक और इच्छित प्राप्तकर्ता को ही उसकी सामग्री देखने की अनुमति देता है, सामग्री को इनक्रिप्टेड कर देता है। सीडोट ने उद्योग ग्रेड क्वांटम कुंजी वितरण सिस्टम को सफलतापूर्वक विकसित किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडोट दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भारत का प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। अगला टॉपिक है वित्तीय खुफिया इकाई भारत FIUIND और भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य बेहतर समन्वय और सूचना आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया गया है। अब देखते हैं वित्तीय खुफिया इकाई भारत, ये क्या है? FIUIND। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर 2004 को एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में की गई थी। यह संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। FIUIND मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को समन्वित करने और मजबूत करने के लिए भी जिम्मेदार है। FIUIND एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद EIC को रिपोर्ट करता है। अगला टॉपिक है बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को CERN में एक बड़े आयन कोलाइडर प्रयोग एलिस प्रक्रिया के लिए एक मूलभूत भौतिकी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार। तो बोस इंस्टीट्यूट के प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह के सदस्य प्रोफेसर सुप्रिया दास, डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार प्रसाद, डॉक्टर साकेत विश्वास, पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉक्टर संचारी ठाकुर और वरिष्ठ अनुसंधान फेलो मिंटू हल्दर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2025 के लिए मूलभूत भौतिकी में $8 मिलियन का ब्रेक थ्रू पुरस्कार यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN में लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में 4 सहयोगों के लिए प्रदान किया गया है। एलिस, एटलस, CMS और LHCb। आगे है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एकमात्र स्वायत्त संस्थान है जो भारत में कई अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर CERN में एक बड़े आयन कोलाइडर प्रयोग एलिस पर काम कर रहा है। एलिस क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का अध्ययन करता है जो अत्यंत गर्म और संघन पदार्थ की एक अवस्था है जो बिग बैंग के पहले माइक्रोसेकंड में मौजूद थी। ब्रेक थ्रू पुरस्कार विज्ञान का ऑस्कर भी इसे कहा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो जीवन विज्ञान, मौलिक भौतिकी और गणित में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चेन, सर्गेई ब्रिन, एनी वोजेस्की तथा यूरी और जूलिया मिलनर द्वारा वर्ष 2013 में की गई थी। अब यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, ठीक है, फ्रांसीसी में इसका शॉर्ट में नाम CERN है। इसकी स्थापना 1954 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पहले संयुक्त उद्यम के रूप में उच्च ऊर्जा कण भौतिकी में सहयोगात्मक अनुसंधान के उद्देश्य से की गई थी। यह जेनेवा स्विट्जरलैंड के बाहर स्थित है, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है। इसमें 23 सदस्य राज्य हैं, उनमें 10 सहयोगी सदस्य राज्य हैं, भारत देश का सहयोगी सदस्य है। अगला टॉपिक है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को हर महीने की 28 तारीख को जारी किया जाएगा। तो अप्रैल 2025 से अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हर महीने की 28 तारीख को संदर्भ महीने से 28 दिनों के भीतर, पहले 42 दिनों के भीतर जारी होता था, शाम 4 बजे जारी कर दिया जाएगा। अब इसको 28 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक देश में औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक संकेतक है। ये किसी चयनित आधार वर्ष के संदर्भ में एक निश्चित समयावधि में औद्योगिक उत्पादन के व्यवहार में परिवर्तियों के मापन के लिए आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतकों में से एक है। इसकी गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। ठीक है। भारत में IIP का संकलन और रिलीज आधार वर्ष 1937 से प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है। अगला टॉपिक है स्पेशल हैंडलूम एक्सपो। 17 अप्रैल को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा नोएडा स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया और इसमें 13 राज्यों के हथकरघा बुनकरों ने भाग लिया। अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय ड्रोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन। तो NDTL के APMU को विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। ये भारत में स्थापित दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई है। ठीक है। ये एथलीटों के बायोलॉजिकल पासपोर्ट की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक विशेष संस्था होगी। अब देखते हैं एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट क्या है। तो बायोलॉजिकल पासपोर्ट एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो समय के साथ एथलीट के जैविक मार्करों पर आंकड़े संकलित करता है। ठीक है। बायोमार्कर हैं एथलीट के, तो उनके आंकड़े हैं, उनको संकलित करता है। ये रक्त मापदंडों, हार्मोनल स्तरों और अन्य शारीरिक मार्करों को ट्रैक करके APMU पर प्रतिबंधित पदार्थों की सीधे पहचान किए बिना डोपिंग के संकेत देने वाले किसी भी विसंगति या परिवर्तन की पहचान कर सकता है। अगला टॉपिक है एम्स दिल्ली 2024 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 97वें स्थान पर है। न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 97वां सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नामित किया गया है। चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER को सूची में 228वां स्थान मिला है। भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के मध्य नई दिल्ली में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर। ठीक है। तो इस समझौते में भारत में IBCA मुख्यालय और सचिवालय की स्थापना का प्रावधान है। समझौते के तहत सरकार IBCA को एक कोष बनाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और 5 साल के लिए आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में मैसूर में आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो उसके दौरान इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी। IBCA का उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों तक बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। अगला टॉपिक है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC कॉन्क्लेव 2025। तो इसका आयोजन 16 अप्रैल को नई दिल्ली में हुआ। IMEC की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। सॉरी, गला खराब है थोड़ा। आगे है इसके अंतर्गत IMEC के अंतर्गत 2 मुख्य गलियारे हैं। जो पूर्वी गलियारा है वो भारत से सऊदी अरब UAE होते हुए इजराइल तक जाएगा और जो उत्तरी गलियारा है वो खाड़ी देशों से होते हुए यूरोप तक जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विश्व की विशिष्ट कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में एक कौशल प्रशिक्षण मंच की स्थापना का आह्वान इस सम्मेलन के दौरान किया। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई के नाम की सिफारिश की गई है। तो जो न्यायमूर्ति BR गवई हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उनके नाम की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को की गई है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। ठीक है। तो इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम होता है, वो जब इनका फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। आगे है महाराष्ट्र द्वारा नवी मुंबई में DPS वेटलैंड फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित। ठीक है। DPS झील संरक्षण रिजर्व नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भविष्य में
हवाई दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। अगला टॉपिक है हरियाणा विधानसभा द्वारा पहली बार विधायी प्रारूपण पर 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 13 देशों के प्रतिनिधियों के लिए अध्ययन दौरे की मेजबानी की गई है। 13 देशों के 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कौन कौन से देश हैं? कोडियावर, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं इसमें। आगे है सेंट्रल रेलवे द्वारा अपनी तरह के पहले कदम के तहत मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम शुरू किया गया है। कौन से बैंक के द्वारा लगाया गया है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया है। इस पहल की तकनीकी व्यवहार्यता का आंकलन करने के बाद इस सुविधा को अन्य ट्रेनों में भी बढ़ाया जा सकता है। तो सेंट्रल रेलवे द्वारा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा, ठीक है, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर। अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा सुलभ डिजिटल हेल्थ केयर के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। ये टेली डायग्नोसिस की सुविधा देने वाला एक स्मार्ट ई हेल्थ समाधान है। आगे है महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस द्वारा अमरावती हवाई अड्डे और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन। तो कहाँ किया गया है? तो विदर्भ के अमरावती शहर में स्थापित होने वाला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ अपने 34 प्रशिक्षण विमानों के बेड़े के माध्यम से हर साल 180 पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। विदर्भ के अमरावती हवाई अड्डे पर यह स्थापित किया गया। अगला है दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वां स्थान है। कुल 77.8 मिलियन यात्रियों की आवाजाही हुई है वर्ष 2024 में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की विश्व सूची में शीर्ष स्थान पर है। एशियाई वर्ल्ड की रैंकिंग कुल यात्रियों की संख्या पर आधारित है, जिसमें विमान में चढ़ने और उतरने वाले यात्री भी शामिल है, जबकि ट्रांजिट यात्रियों की गिनती सिर्फ एक बार की जाती है। वर्ष 2018 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और दुनिया के 16वें सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था इसको। अगला है तेलंगाना ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। हीट वेव, सन स्ट्रोक और सनबर्न इसमें शामिल हैं और पीड़ितों के परिवारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार द्वारा एआई के माध्यम से प्रशासनिक परिवर्तन के लिए आईबीएम टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो प्रशासनिक परिवर्तन के लिए एआई के माध्यम से आईबीएम के साथ एक समझौता किया गया है। ठीक है, तो मुंबई, पुणे और नागपुर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे और आईबीएम के शैक्षिक और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म की मदद से सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को एआई, साइबर सुरक्षा और क्लाउड तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है आमिर खान को चीन के मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञानी दार्शनिक रंजीत नायर का निधन। तो इन्होंने सेंटर फॉर फिलोसॉफी एंड फाउंडेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी और स्टीफन हॉकिंग सहित विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को भारत में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी रंजीत नायर ने। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एकमात्र राष्ट्रीय रैंकिंग है जो न्याय को प्रभावी और समान रूप से प्रदान करने की उनकी क्षमता पर आधारित है। ठीक है, और ये कौन जारी करता है? तो टाटा ट्रस्ट, CHRI, डक्स, विधि सेंटर, TISS प्रयास आदि जैसे भागीदार संगठनों के माध्यम से जारी किया जाता है। रिपोर्ट में 4 स्तंभों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता तथा मानवाधिकार आयोग को एक पूरक क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है। प्रदर्शन को 5 संकेतकों के आधार पर मापा जाता है, इनमें मानव संसाधन, बजट, बुनियादी ढांचा, कार्यभार और विविधता शामिल है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या क्या है? तो कर्नाटक ने 6.78 स्कोर के साथ समग्र रूप से प्रथम रैंक हासिल की है। बिहार में राज्य पुलिस में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है और राजस्थान समग्र रूप से 14वें स्थान पर है। न्यायपालिका में तो सुधार हुआ है, लेकिन समग्र न्याय प्रदर्शन में पिछड़ा हुआ है। अगला टॉपिक है तमिलनाडु द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन। तमिलनाडु सरकार ने
सेंट्रल स्टेट रिलेशन की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति गठित की है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति है। 2 सदस्य हैं पूर्व IAS अधिकारी अशोक वर्धन सेठी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष M नागनाथन, ये अन्य 2 सदस्य हैं। और वर्ष 1969 में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने भी मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PV राजमन्नार की अध्यक्षता में एक ऐसी समिति गठित की थी। तो केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए जो गठित विभिन्न समितियां हैं वो देख लेते हैं। तो MC शीतलवाड़ समिति 1966 में, ठीक है, तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा गठित की गई थी। दूसरी है राजमन्नार समिति 1972, ये तमिलनाडु की M करुणानिधि सरकार द्वारा गठित की गई थी। तीसरी है सरकारी आयोग 1983, ये इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1983 में गठित किया गया था। अगला है MM पूंछी आयोग, ये 2007 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा गठित किया गया था। अगला है संविधान की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी गठित किया गया था वर्ष 2000 में। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 22 फरवरी 2000 को गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया ने की थी। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी को हराकर सौरभ कोठारी बने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन। तो आयरलैंड के कार्लो में आयोजित 2025 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में कोठारी 725 अंक बनाकर चैंपियन बने, जबकि आडवाणी 480 अंक ही बना सके। अगला है 40वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन 9 से 16 अप्रैल तक पुडुचेरी में किया गया, ठीक है। और इसमें बालक वर्ग में तमिलनाडु ने खिताब जीता, राजस्थान दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। और बालिका वर्ग में महाराष्ट्र ने खिताब जीता, इसमें कर्नाटक दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, कंटेंट इसमें ज़्यादा था लेकिन इम्पोर्टेंट भी था, तो शामिल करना जरूरी था। तो आज अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।